हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो है 12th एग्रीकल्चर बायो वाले बच्चों के लिए। और आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 प्लांट पैथोलॉजी, उसका लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम बात किसके बारे में करेंगे? टर्मिनोलॉजी यानी कि परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? परिभाषाओं के बारे में, जो हमें पूरी एग्रीकल्चर की जो बायो है उसमें काम आएगी और एग्रीकल्चर में भी काम आएगी। तो सबसे पहले मैं परिभाषाओं में रोग की परिभाषा देखने जा रहा हूं। रोग क्या है? डिजीज क्या है? कोई बीमारी है पौधों के लिए, कोई बीमारी है, कोई रोग है पौधों में, तो वो रोग किसे कहते हैं? रोग किसे कहते हैं? डिजीज किसे कहते हैं? तो देखिए, रोग हम जानते हैं कि रोग एक क्या है? हानिकारक प्रक्रिया है, मतलब हानि हमारे शरीर को पहुंचाती है। रोग क्या है? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ की उत्तेजना के कारण हमारे शरीर में प्रकट होती है। किसके कारण प्रकट होती है? उत्तेजना के कारण प्रकट होती है। तो डेफिनेशन में लिखता हूं, रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण, निरंतर उत्तेजना के कारण, यानी कि कोई भी रोगजनक हमारे शरीर में कंटिन्यू जब प्रवेश करता है, विशेषकर अभी पौधों की बात करें, जब पौधों में बार बार वो एंट्री करने की कोशिश करता है रोगजनक, तो यानी कि उसको निरंतर क्या मिल रही है? उत्तेजना मिल रही है। तो एक हानिकारक प्रक्रिया है रोग जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है। किसके कारण होता है? निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, एवं जिसके फलस्वरूप कुछ पीड़ा, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स या दर्द वगैरह, जैसे हमें मानव शरीर की बात करें तो दर्द होता है, लेकिन पौधों को भी दर्द होता है। एक तरह से क्या होता है? दर्द होता है, जलन। जैसे मजाक लग रही होगी बात, सर पौधों को कैसे जलन होता है? बड़ा जब पेड़ काटा जाता है तो वैज्ञानिकों ने वहां पर एक मशीन लगाई, बिल्कुल जो बारीक तरंग धैर्य की जो ध्वनि होगी उसको सुनने के लिए। और वास्तव में वैज्ञानिकों ने वहां पर पौधों की आवाज सुनी, उसको रिकॉर्ड किया गया कि पौधे भी वास्तव में जब उनको काटा जाता है तो चिल्लाते हैं। ये प्रूफ हो चुका है, टेंशन ना लें। तो उनको भी दर्द वगैरह होता है। तो निरंतर, जिसके फलस्वरूप कुछ पीड़ा एवं लक्षण, कुछ पीड़ा होती है, कुछ पीड़ा के साथ साथ क्या होता है? लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है? एक तो ये रोग जो है वो हानिकारक प्रक्रिया है। पहली बात, रोग क्या है? हानिकारक प्रक्रिया है। किसके कारण होती है? तो लगातार उत्तेजना के कारण होती है, और इसमें कुछ पीड़ा और लक्षण उत्पन्न होते हैं। हानिकारक प्रक्रिया है जो उत्तेजना के कारण होती है और पीड़ा और लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखी है परिभाषा रोग की। जैसे कि मैं ले लूँ नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। और भी है, जैसे अभी हमने कल देखा था चावल का पर्णचित्ती रोग, अंगूर का आशिता वाला रोग है ना, मृदु रोमेल आशिता रोग। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं। तो पहली परिभाषा मैंने ली है रोग की। अब दूसरी परिभाषा मैं लेने जा रहा हूं रोगजनक की। रोगजनक, पैथोजन, क्या कहते हैं? रोगजनक को पैथोजन कहते हैं। और इस पैथोजन के कारण ही इसको नाम दिया गया प्लांट पैथोलॉजी। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन यानी कि रोगजनक, रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको पैथोजन या रोगजनक कहा जाता है। किसे? रोग उत्पन्न करने वाले कारक। ऐसे कारक जो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। जैसे कि कवक हो सकता है, ये जीवाणु भी हो सकते हैं, ये वायरस यानी कि विषाणु भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। माइकोप्लाज्मा हो सकता है, फाइटोप्लाज्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? रोगजनक पैथोजन, यानी कि वे कारक जिनसे रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि इंसान की मैं बात करूं, मुझे मजा आता है इंसानों के बारे में बताने में। जैसे कि कोरोना, तो कोरोना एक रोग है। कोरोना क्या है? एक रोग है। जिस रोग का नाम क्या है? देखो, कोरोना तो एक वैसे वायरस है, लेकिन कोरोना के कारण जो रोग हो रहा है उसको कह रहे हैं हम कोविड-19।
उसको क्या कह रहे हैं, कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है, एक रोग है और इसका रोगजनक कौन है, कोरोना वायरस। कौन है, कोरोना वायरस। तो पैथोजन की बात कर रहे हैं हम, तो रोगजनक कैसे कहेंगे, जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है उनको रोगजनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तीसरी परिभाषा आ रही है परजीवी। परजीवी, पैरासाइट। परजीवी, पैरासाइट क्या है, देखिए, पर यानी पराये और जीवी यानी जिंदा रहने वाले, यानी कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर जिंदा रहें। अब जिंदा कब रहेंगे, जब उससे पोषण प्राप्त करेंगे। तो दूसरे प्रकार से मैं परिभाषा क्या दे सकता हूं कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि वे जीव जो दूसरे जीवों पर, वे जीव जो दूसरे जीवों पर, कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है, परजीवी जो दूसरे जीव पर क्या करे, पोषण प्राप्त करे। तो वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, और एवं वृद्धि एवं गुणन, यानी वृद्धि भी करते हैं और अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। कोई एक तो खुद की वृद्धि और ये खुद की संख्या में वृद्धि करना, तो वृद्धि एवं गुणन करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि फाइटोप्लाज्मा, जैसे कि फाइटोप्लाज्मा, एग्जाम्पल कौन हो गया, फाइटोप्लाज्मा। ऐसे इंसान में मैं अगर बात करूं, इंसान में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया का क्या होता है, परजीवी होता है। और मलेरिया का परजीवी कौन होता है, प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो परजीवी है वो कौन है, प्रोटोजोआ है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो परजीवी किसे कह रहे हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, खुद की संख्या बढ़ाते हैं और खुद की ताकत बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं खुद की और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी। अब देखिए, मान लो कैसे, ये मान लो हमारे पास सूक्ष्म जीव है और ये किस पर परजीवी है, बी पर। तो ये जिंदा रह रहा है बी की सहायता से, तो ये कौन हुआ, परजीवी। परजीवी किसे कह रहे हैं हम, देखिए, वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। तो पोषण किससे प्राप्त कर रहा है, बी से प्राप्त कर रहा है, कौन, ए। तो ए कौन हो गया, परजीवी। अब इस परजीवी के लिए ये हो जाएगा परपोषी, क्या हो जाएगा, परपोषी, क्या हो जाएगा, परपोषी। परपोषी को क्या कहा जाता है, होस्ट। परपोषी को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। तो यानी कि परजीवी किस पर रहता है पोषण के लिए निर्भर, परपोषी पर रहता है। परजीवी किस पर निर्भर करेगा पोषण के लिए, परपोषी पर। यानी परपोषी कौन हुआ, ऐसे जीव जो परजीवी के लिए पोषण प्रदान करते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, परजीवी क्या है और परपोषी क्या है। परजीवी तो उस जीव को हम कह रहे हैं जो दूसरे पर जिंदा रह रहा है पोषण प्राप्त करने के लिए, दूसरों से पोषण प्राप्त करता है। और परपोषी क्या है, जो उसको पोषण दे रहा है। समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि ए प्राप्त कर रहा है पोषण बी से, तो ए क्या हुआ, परजीवी, और इस परजीवी के लिए परपोषी कौन हो गया, बी। तो अगली परिभाषा में ले रहा हूं, फोर्थ परिभाषा, परपोषी, होस्ट। इसकी परिभाषा, होस्ट, परजीवी को आश्रय देने वाला, परजीवी को आश्रय देने वाला प्राणी या जीव, कुछ भी हो सकता है। परजीवी को आश्रय देने वाला अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है। ऐसे बोल सकता हूं मैं कि एक जीवित जीव है जिस पर परजीवी जीव आक्रमण करता है, क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। और इससे क्या करता है, परजीवी पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी को आश्रय देने वाला जीव क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। इसी प्रकार की 4 परिभाषा हो चुकी हैं, 5वीं पर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और नोट करते चलें। पांचवी परिभाषा में ले रहा हूं मृत जीवी की। किसकी ले रहा हूं, मृत जीवी। कौन से जीवी, मृत जीवी। और इनको सेफ्रोफाइट कहा जाता है। सेफ्रोफाइट क्या कहा जाता है, सेफ्रोफाइट। अब देखिए, परजीवी जो दूसरों से पोषण प्राप्त करता है, परपोषी जो दूसरों को पोषण देता है,
या परजीवी को पोषण देता है। मृत जीवी क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मृत यानी मरी और सड़ी जो मृत सड़ी गली वस्तु हैं उनसे पोषण प्राप्त करने वाले। किससे पोषण प्राप्त करेंगे, मृत सड़ी गली चीजों से पोषण प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत व सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं। जैसे कि मुख्यतः इसके एग्जाम्पल हैं कवक, और इसमें भी कौन है, म्यूकर कवक। कौन है, म्यूकर कवक। और ये वही कवक है जिसके कारण वास्तव में अभी ब्लैक फंगस, इसी को कहा जाता है म्यूकर को, जो अभी कोरोना के साथ हमारे बीमारी फैली हुई है ब्लैक फंगस, वो इसी के कारण फैल रही है। किसके कारण, म्यूकर नामक कवक के कारण। इसी प्रकार छठी परिभाषा ले रहे हैं, तो मृत जीवी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से पोषण प्राप्त करेंगे, मृत एवं सड़ी गली चीजों से। अगली परिभाषा है अतिवर्धन। अतिवर्धन क्या है, अतिवर्धन। देखिए, और एक और शब्द सुनना ध्यान से, सातवें के बाद हम जो छठे के बाद सातवीं परिभाषा लेंगे वो होगी अतिवृद्धि। तो दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो है अतिवर्धन और दूसरा है अतिवृद्धि। नाम दोनों के लगभग हमें सेम लगता है सुनने पर, है ना। तो देखिए अतिवर्धन क्या है, जैसे कि मान लो ये किसी परजीवी की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं संख्या में बहुत ज्यादा हो जाएं, कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कोई कोशिकाएं हैं किसी परजीवी की, और ये क्या कर रही हैं, ऐसी कोशिकाएं हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। बस इन दोनों जो चित्र हैं इनके द्वारा दोनों की परिभाषाएं क्लियर हो गई हैं। क्या है अतिवर्धन, वो सुनिएगा कि परपोषी की सेल्स में या परपोषी की सेल्स की संख्या में वृद्धि। क्या है, परपोषी नहीं, परजीवी आएगा क्योंकि दूसरे पर जी रहा है। परजीवी की किस में वृद्धि करना है हमें, परजीवी की सेल्स में। तो देखिए क्या होगा कि परजीवी जो हैं उनकी सेल्स में अत्यधिक वृद्धि होना, परजीवी की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि होना। क्या होगा, जो परजीवी होंगे उनकी कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे अतिवर्धन। अतिवर्धन समझ में आ गई होगी बात, जो परजीवी है, या बहुत सी किताबों में यहाँ पर परपोषी भी लिखा मिल सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो परजीवी या परपोषी की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि होना, कोशिकाओं में वृद्धि होना, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, ऐसे लिख दूं मैं, संख्या इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। जबकि जो अतिवृद्धि है उसमें क्या होता है, परपोषी या परजीवी की कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, परजीवी या परपोषी की सेल्स के आकार में वृद्धि होना, आकार में वृद्धि होना। यहां पर दोनों परिभाषाएं समझ में आ जानी चाहिए कि परपोषी की सेल्स के आकार में अगर वृद्धि हो रही है, परपोषी की या परजीवी की सेल्स के आकार में वृद्धि हो रही, एक छोटी सेल से क्या हुआ, बड़ी सेल बनी, इस क्रिया को कहेंगे हम अतिवृद्धि। अतिवृद्धि और संख्याओं का बढ़ना, ये कहलाएगा अतिवर्धन। अतिवर्धन संख्याओं का बढ़ना और अतिवृद्धि खुद कोशिका का बड़ा हो जाना। सिंपल सी परिभाषाएं दोनों, कंफ्यूजन दूर कर लेना, अतिवर्धन क्या है और अतिवृद्धि क्या है। अगली परिभाषा में ले रहा हूं अविकल्पी परजीवी। कौन है, अविकल्पी परजीवी। देखिए अविकल्पी यानी कि इसके पास कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अविकल्पी परजीवी। और दूसरी बात, इसमें शब्द छुपा है परजीवी, यानी कि पहली बात तो हमें ये पता चल रहा है ये एक परजीवी है, यानी दूसरे किसी जीव पर ये निर्भर करेगा अपने पोषण के लिए। और अविकल्पी है, इसका मतलब क्या है, अगर इसके पास दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं जीने के लिए, मतलब अगर वो जीव जिस पर ये जीता है वो नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। अगर इस जीव को, किसको, अविकल्पी परजीवी को, अगर वो जीव नहीं मिला जिस पर ये जिंदा रहता है तो ये मर जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखेंगे ऐसा परजीवी जीव जो केवल, ऐसा परजीवी जीव जो केवल, भाई सबसे पहली बात ये क्या है, एक परजीवी है, तो ऐसा परजीवी जीव जो केवल
अन्य जीवित जीव पर ही, अन्य जीवित जीव पर ही, क्योंकि ये जरूरी है इसके लिए, अगर ये नहीं मिला तो ये खत्म है, ये मर जाएगा। तो ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही क्या करता है, वृद्धि व गुणन करता है, वृद्धि व गुणन करता है, क्या कहलाएगा, कहलाएगा अविकल्पी परजीवी। और इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो या एल्ब्यूगो दोनों ही सही है, मतलब अगर इसको ये जीवित जीव नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ये जरूरी है इसके लिए। तो नाम क्या हुआ, अविकल्पी परजीवी। इसी प्रकार अगली परिभाषा में ले रहा हूं हरिमाहीनता। हरिमाहीनता, हरिमाहीनता अंग्रेजी शब्द इसका याद रखो, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस। देखो नाम क्या है, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता यानी हरा जो कलर है उसका नष्ट होना, हरा जो कलर है उसका नष्ट होना। मान लीजिए ये मेरे पास पत्ती है, ये क्या है, मेरे पास कोई पत्ती है और ये हरे रंग की है। अब ये पत्ती हरे रंग की है क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जगह जगह बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, इसके कारण ये पत्ती कैसे रंग की होती है, हरी। तो मैं कहूँ दो प्रकार से परिभाषा दे सकता हूँ। देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, एक तो कह सकता हूँ कि जो पत्ती है वो हरा रंग छोड़ने लग जाए, यानी कि पीली पड़ने लग जाए। और पीली क्यों पड़े, तो दूसरा रीजन होगा क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण। किसके नष्ट होने के कारण, क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण। तो परिभाषा क्या देंगे कि पौधे के हरे भागों से, पौधे के हरे भागों, मुख्यतः पत्ती भी होती है, पत्ती ही होती है मुख्यतः, तना भी होता है, हर बार जरूर नहीं है, तना भी हो सकता है। जो पुष्प होता है वो भी हरा होता है जब उसकी कली अवस्था होती है। तो पुष्प के हरे भागों से क्लोरोफिल पर्णहरित का नष्ट हो जाने से पीला पड़ना। हरिमाहीनता का मतलब क्या है कि पत्ती जो है वो हरी नहीं रहेगी, पीली पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका क्लोरोफिल नष्ट होने लग गया है। तो देखिए अभी तक हमने किसकी बात की, मृतजीवी, अतिवर्धन, अतिवृद्धि, अविकल्पी परजीवी, हरिमाहीनता। और इससे पहले और भी बात की है हमने, जैसे कि परजीवी क्या है, परपोषी क्या है, रोगजनक क्या है और रोगी क्या है। ये हमने 9 परिभाषाएं हो गई हैं, 10वीं परिभाषा में लेने जा रहा हूं। तो हरिमाहीनता में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली परिभाषा है ऊतकक्षय। ऊतकक्षय, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, इसको अंग्रेजी में नेक्रोसिस कहा जाता है, नेक्रोसिस। तो एक तो है क्लोरोसिस, यानी कि क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल का नष्ट होना, और नेक्रोसिस का मतलब है, नेक्रो मतलब यहाँ पर शब्द है ऊतक, हालांकि ऊतक को टिश्यू बोला जाता है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या है, ऊतकक्षय। तो परिभाषा क्या बनेगी, या तो ऊतकों का नष्ट होना, वो जो पौधा है उससे ऊतकों का नष्ट होना, या फिर यूं कहते हैं कोशिकाओं का नष्ट होना, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो क्या परिभाषा देंगे, हम परिभाषा देंगे कि सेल्स व ऊतकों की मृत्यु होना, सेल्स या ऊतकों की मृत्यु होना क्या कहलाएगा, ऊतकक्षय कहलाएगा। तो ये देखिए 10 परिभाषाएं बहुत सिंपल हैं। दोबारा मैं देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा रोग, सिंपल सी परिभाषा थी, रोगजनक जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, वो भी सिंपल सी परिभाषा थी। फिर हमने 2 परिभाषाएं देखी, एक तो परजीवी और एक परपोषी। परजीवी वो है जो दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है जीने के लिए, और परपोषी क्या है, परपोषी वो है जो परजीवी को पोषण देता है। इसके बाद देखिए 5वीं परिभाषा मृतजीवी, जो मरी हुई सड़ी गली चीजों से पोषण प्राप्त करता है, जैसे कि म्यूकर कवक। अतिवर्धन, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। अतिवृद्धि, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना, यहाँ पर संख्या में, यहाँ पर आकार में। अविकल्पी परजीवी मतलब वो अगर जीव मिल गया, जिंदा जीवित जीव मिल गया तो जिंदा रहेगा, बाकी मर जाएगा। हरिमाहीनता क्लोरोसिस, इसका मतलब है क्लोरोफिल का नष्ट होना, पत्ती हरे की जगह पीली पड़ने लग जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे, हरिमाहीनता। और अगली जो परिभाषा है वो है नेक्रोसिस, ऊतकक्षय। इसमें क्या होगा, ऊतकों का क्षय होने लग जाएगा, कोशिकाओं का नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। फिर चलते हैं, हम अगली 5 परिभाषाएं और देखनी है हमें। चलिए तो जैसा कि मैंने कहा था कि 25 की 25 परिभाषाएं मैं आराम से याद करवा दूंगा, आराम से याद करवा दूंगा। तो ये 10 परिभाषाएं मेरे हिसाब से सबको याद हो गई होंगी, अपने नोट्स जरूर बनाएं। अगला है संचरण, अगली परिभाषा, इसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन कहा जाता है।
देखिए, एक है हमारे पास संचरण और इसके बाद दूसरी परिभाषा लेंगे हम संक्रमण, इन्फेक्शन। तो ये भी दोनों सिंपल सी परिभाषा, एक तो होता है संचरण और दूसरा होता है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। ट्रांसमिशन क्या है, जैसे एक कोई पौधा हमारे पास ये है, या हमारे पास क्या है, कोई एक पौधा है और ये हमारे पास मान लो कोई दूसरा पौधा है। क्या है, दूसरा पौधा। मान लो इस पर कोई रोग है, इस पर क्या है, कोई रोग है। इस रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर रोग पहुंचना, ये क्या कर रहा है, रोग एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच रहा है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं संचरण, यानी कि हम पढ़ते हैं ना रोग का संचरण कैसे होता है। तो मान लो एक पौधे से दूसरे पौधे पर क्या पहुंच जाता है, रोग पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं हम संचरण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संचरण। यानी कि रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण। क्या लिखूंगा मैं, रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे कोरोना की बात कर लो भाई, मानव के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा है तो उस संक्रमण नहीं हो रहा रोग का, वो संचरण हो रहा है। संचरण मतलब जाना, गमन कैसे कर रहा है रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं संचरण। और अब देखिए संक्रमण क्या है। संक्रमण क्या है, जैसे ये पौधे पर रोग पहुंचा तो ये मैंने बना दिया है दोबारा से पौधा, ठीक है। इस पर जैसे ही रोग पहुंचा तो ये क्या करेगा, पूरे पौधे में अपना प्रभाव दर्शाने लग जाएगा, पूरा पौधे में ये फैल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो रोगजनक सबसे पहले एंट्री किया तो अब ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में, पूरे पौधे की बॉडी में पहुंच जाएगा। इस क्रिया को हम कहते हैं इन्फेक्शन, संक्रमण। रोग का पहुंचना और रोग का फैलना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। संचरण में क्या होगा, रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा या रोगजनक पहुंचेगा। और संक्रमण क्या होगा, संक्रमण में क्या होगा, इसमें परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना, ऐसे परिभाषा दे सकते हैं। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना, यानी कि इन्फेक्टेड कर दिया इसने, इन्फेक्शन पैदा कर दिया किसमें, पूरी प्लांट बॉडी में। तो देखिए ये तो क्या है ट्रांसमिशन और ये क्या है इन्फेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर रोग यहाँ आ गया, रोगजनक यहाँ आ गया तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट की बॉडी में फैल जाएगा। इस क्रिया को हम कहेंगे इन्फेक्शन, संक्रमण। इसी प्रकार 12 परिभाषा में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 13वीं परिभाषा है जो है वो है लक्षण। क्या है, लक्षण। लक्षण किसे कहेंगे, किसी भी रोग के कारण भाई कोई हमें रोग हुआ तो उसका हमें सिम्टम्स, लक्षण नजर आता है। क्या होता है, जैसे कि कोई भी रोग मान लो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, उसमें कोई ना कोई लक्षण प्रकट होता है। तो जैसे ही इस पर भी इन्फेक्शन होगा, जब पौधे में इन्फेक्शन होगा तो इसमें भी कोई लक्षण नजर आएगा। मतलब रोगजनक के कोई द्वारा कोई लक्षण प्रकट होंगे। क्या होगा, रोगजनक के द्वारा कोई लक्षण प्रकट होंगे, यानी किसी रोग के कारण, किसके कारण, किसी रोग के कारण कोई सा भी रोग फैल सकता है। पौधे में होने वाले बाह्य, पौधे में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक बदलाव। कुछ के लक्षण बाहर से हमें दिखाई देते हैं लेकिन कुछ के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो किसी रोग के कारण पौधे में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक जो बदलाव हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, रोग के लक्षण कहते हैं। कोई सा भी लक्षण हो, या तो कुछ बाहर से दिखाई देंगे या फिर कुछ अंदर से दिखाई देंगे। जैसे कि बाहर से हमें जो गन्ना है, गन्ने में बाहर से लाल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही गन्ने को काटा जाता है तो पता पड़ता है लाल सड़न रोग उसमें लगा हुआ है। तो कुछ रोग बाहर से भी दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी गन्ने में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, आलू में नहीं दिखता है भाई, अंदर से हरा पड़ जाता है, अंदर से काला सा पड़ जाता है, बाहर से कहाँ दिखाई देता है। तो कुछ रोग क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं और कुछ बाहर से भी नजर आते हैं, लेकिन वो लक्षण तो हैं। तो वो क्या है, लक्षण। इसी प्रकार अगली परिभाषा वो है हमारी चिन्ह। हमारी अगली परिभाषा क्या है, चिन्ह। कुछ साइन प्रकट होते हैं, कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं किसी भी रोगजनक के कारण। तो चिन्ह की परिभाषा हम क्या देंगे कि पौधे के रोगग्रस्त भागों, पौधे के रोगग्रस्त भागों पर चिन्ह, साइन कैसे कह रहे हैं, क्या साइन हमें नजर आ रहे हैं, क्या चिन्ह दिखाई देंगे कि पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक का
लक्षण या रोगजनक के जो लक्षण होंगे वो हमें चिन्ह के रूप में अब दिखाई देंगे। किसके लक्षण? रोगजनक के जो लक्षण है वो हमें साइन के रूप में, चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देंगे। तो उनको क्या कहेंगे? चिन्ह कहेंगे। जैसे कि छाछा रोग हो सकता है, छाछा रोग। जैसे कि अंगूर का तुलासिता रोग, अंगूर का हमने क्या देखा था? कल रोग देखा था अंगूर का रोग। कौन सा रोग था? मृदु रोमिल अश्यता। तो उसको भी ले सकते हैं, मृदु रोमिल अश्यता, मृदु रोमिल अश्यता रोग। और भी बहुत, जैसे धान में हमने देखा था खैरा रोग भी होता है। तो ये हो गई हमारी 14वीं परिभाषा। 10 परिभाषाओं को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संचरण क्या है? एक पौधे से दूसरे पौधे पर रोग का पहुंचना। संक्रमण क्या है? जिस पौधे के पास पहुंचा है उसकी पूरी बॉडी में फैलना, उसे कहेंगे इन्फेक्शन। लक्षण क्या है? कोई भी आंतरिक और बाह्य जो लक्षण प्रकट होंगे वही लक्षण है, बदलाव जो प्रकट होंगे वो लक्षण है। और चिन्ह क्या है? या किसी भी रोगग्रस्त भाग पर जो हमें लक्षण दिखाई देंगे वो हमें चिन्ह कहलाएंगे। क्या कहेंगे उनको? चिन्ह। इसी प्रकार अगली परिभाषा में ले रहा हूं और आज की वीडियो की लास्ट परिभाषा होगी निवेश द्रव्य। लास्ट परिभाषा आज के लिए क्या है? निवेश द्रव्य, आइनोकुलम। इसको क्या कहते हैं? आइनोकुलम, निवेश द्रव्य। ये क्या है? तो देखिए परिभाषा सुनिएगा। निवेश द्रव्य क्या है? किसी रोगजनक का वह भाग, किसी रोगजनक का वह भाग जो किसी पौधे के संपर्क में आता है, किसी रोगजनक का वह भाग, किसी भी रोगजनक का वह भाग जो किसके संपर्क में आता है? किसी पौधे के संपर्क में आता है। तो किसी रोगजनक का वह भाग जो परपोषी या पौधे, या फिर ऐसे लिख दूं मैं, परपोषी पौधे, परपोषी पौधे के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? परपोषी पौधे के संपर्क में आता है। क्या कहलाएगा? निवेश द्रव्य कहलाता है। कोई भी भाग हो सकता है जो परपोषी के संपर्क में आता है। तो ये आज का लेक्चर है, लगभग 25-26 मिनट का हो चुका है और इसमें हमने कितनी 15 परिभाषाओं के बारे में बात की है। कौन कौन सी परिभाषाओं के बारे में बात की है मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने रोग के बारे में बात की, इसके बाद हमने रोगजनक के बारे में बात की, फिर परजीवी, परपोषी और मृतजीवी के बारे में बात की। परजीवी, परपोषी और मृतजीवी। इसके बाद हमने अतिवर्धन और अतिवृद्धि देखी। अतिवर्धन क्या है, अतिवृद्धि क्या है, दोनों में अंतर भी समझा दिया। अविकल्पी परजीवी भी देखा जिसका कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद हमने ऊतकक्षय और हरिमाहीनता, दोनों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हरिमाहीनता और ऊतकक्षय में। इसके बाद हमने देखी संचरण, संचरण क्या है और संक्रमण क्या है, संचरण और संक्रमण। इसके बाद लक्षण, चिन्ह और निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य को ध्यान देना, आइनोकुलम कहा जाता है। निवेश द्रव्य को क्या कहा जाता है? आइनोकुलम कहा जाता है। और क्या है परिभाषा? तो किसी रोगजनक का वह भाग, किसी रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है उसको निवेश द्रव्य कहते हैं। यानी कि जो भी भाग उसके संपर्क में आएगा वो क्या कहलाएगा? निवेश द्रव्य कहलाएगा। और इसी के कारण क्या होगा? रोग का स्थानांतरण होगा, रोग का स्थानांतरण होगा, या ये कह दूं कि रोग का संक्रमण अब होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, छोटा तो नहीं है हालांकि 30 मिनट का हो चुका है लगभग। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियोज हमारे पसंद आ रहे हैं तो लगातार लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि तुम्हें भी फायदा हो और दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जो अभी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो तुम्हें भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी और हमारा चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आज विदा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।